नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के दूसरे टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषता के लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। इसमें हम समझेंगे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे कि यही सब भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और इनको डिटेल में थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली विशेषता भारतीय संविधान की कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। सबसे पहली विशेषता। अब बात आती है कि क्यों है सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि अपने देश के संविधान में केंद्र सरकार को लेके और राज्य सरकार को लेके अलग अलग उपबंध लिखे गए हैं। अगर और देशों के संविधान को लेके देखें तो उसमें केवल एक ही सरकार के बारे में वर्णन है। इस वजह से और देशों के संविधान छोटे हैं और अपने देश के संविधान में केंद्र सरकार का अलग वर्णन किया गया है, राज्य सरकारों का अलग वर्णन किया गया है। इसलिए ये संविधान अपना बड़ा हो गया है। जब मूल संविधान अपना लिखा गया था तब उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 8 अनुसूचियां थी जिनको शेड्यूल भी बोल देते हैं, 8 शेड्यूल थे। 22 भाग थे। ये बात कर रहे हैं हम मूल संविधान की। जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से देखें तो करीब 463 अनुच्छेद हो चुके हैं। अब गणना की दृष्टि से कहने का मतलब मेरा यह है कि बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं। जैसे आर्टिकल 19, 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3। भाई सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल के रूप में। तो अब वैसे आर्टिकल 19 एक गिना जाएगा, लेकिन उसमें संशोधन करके का खा गा जोड़ दिए, तो अगर उनकी गणना करें तो आज वो 463 के आसपास अनुच्छेद इसमें हो गए हैं बढ़ के। मूल रूप के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं, ये बाद में जुड़ी हैं। 22 भाग थे, भाग आज भी 22 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो भाग 24 हो गए हैं। जैसे आर्टिकल भाग 4 डीपीएसपी है, इसमें आगे बात करेंगे इसमें। अब मूल कर्तव्य जोड़े गए तो भाग 4 का जोड़ा गया तो एक भाग बढ़ गया। तो गणना की दृष्टि से इस तरह से अगर हम भाग को देखें तो 24 भाग हो गए हैं अब। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विशाल संविधान है। अब बात आती है सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे छोटा संविधान विश्व का लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है, नोट कर सकते हैं इस बात को। और उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं मात्र। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, लिखित बात कर रहा हूँ, मौखिक नहीं, लिखित, क्योंकि संविधान 2 तरह के होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। जैसे मौखिक संविधान आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन में चलता है, इंग्लैंड कह सकते हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, कुछ भी। और लिखित संविधान जो लिखा हुआ होता है। मौखिक संविधान परंपराओं पे और रूढ़िवादियों पे चलता है, और लिखित संविधान जो बात लिखी होती है केवल उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा संविधान भारत का लिखित संविधान है। क्लियर है इतना। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लिखित संविधान। जैसे कि थोड़ी सी बात मैं अभी बता चुका इसके बारे में कि संविधान 2 प्रकार का, एक लिखित और एक मौखिक। तो अपने यहाँ का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, इसको लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक चीज आप चाहें तो और नोट कर सकते हैं कि सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। लिखित संविधान हो गया, समझ में आ गया होगा। अब बात आती है संसदीय शासन प्रणाली। ये भी एक विशेषता है हमारे यहाँ की कि अपने यहाँ जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। मोस्टली शासन प्रणाली 2 तरह की देखने को मिलती है, ये लिखी हुई है, देख सकते हैं, एक अध्यक्षात्मक और एक संसदीय। तो अपने यहाँ कौन सी अपनाई गई है, संसदीय। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल आगे के टॉपिक्स में आएंगी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतना? राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा सीधा और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति और राष्ट्रपति कार्यपालिका, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में आएंगे यहाँ पे। इसकी क्या है, ये जो अपने भारत की है, अपने यहाँ दो प्रधान दिखाई देते हैं, एक वास्तविक और एक नाम मात्र का प्रधान। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक प्रधान होता है वो होती है मंत्रिपरिषद। यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। अब मंत्रिपरिषद होती है, अब मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अगर हम ऐसा कहें कि वास्तविक प्रधान अपने यहाँ या संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गलत भी नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल अगर पूछा जाए किसी व्यक्ति विशेष को लेके या किसी पद को लेके कि वास्तविक प्रधान संसदीय शासन प्रणाली में कौन होता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि ये हेड होता है मंत्रिपरिषद का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा नाम मात्र का प्रधान भी है अपने यहाँ, इसको हम संवैधानिक हेड या संवैधानिक प्रमुख भी बोलते हैं, जो कि अपने यहाँ कौन है? राष्ट्रपति है। मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि भारत का राजा इस टाइम कौन है, उसका नाम बताएं, तो कुछ लोगों ने कमेंट में सही उत्तर दिए थे कि अपने यहाँ का राजा राष्ट्रपति है और उनका नाम श्री रामनाथ कोविंद जी है, ठीक है। तो नाम मात्र का जो अपने यहाँ प्रधान है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति हमेशा इस मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। हालांकि स्वयं विवेक से भी करता है कुछ काम, वो जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ हम केवल विशेषताएं देख रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक विशेषता क्या हो गई? संसदीय शासन प्रणाली है अपने यहाँ, ध्यान रखेंगे। अगला मूल अधिकार, अगली विशेषता है आपकी मूल अधिकार। मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो नागरिक को, यानी भारतीय नागरिक को पैदा होते ही जन्म से स्वतः संविधान द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार, जब संविधान लिखा गया था तो 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वें मूल अधिकार को, जो कि संपत्ति का मूल अधिकार था, यहां से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, और ये अपने संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इतने मूल अधिकार किसी भी देश के संविधान में नहीं हैं जितने अपने भारत के संविधान में हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और डिटेल इनकी हम फिर मूल अधिकार अलग से चैप्टर है उसमें देखेंगे कि किस तरह से मूल अधिकार वर्क करते हैं, क्या होता है। यहाँ थोड़ी सी एक बात और आपको बता देता हूँ कि मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सीधे न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ठीक है, इसकी डिटेल बाद में देखेंगे। अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इसको शॉर्ट में मैंने उस दिन बताया था आपको कि डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान में क्यों डाले गए, क्या जरूरत थी? तो इनके डालने का उद्देश्य ऐसा था कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयर स्टेट, इसलिए इनको डाला गया। क्योंकि इनकी भी हम व्याख्या, अलग टॉपिक है ये पूरा अपने सिलेबस में, तो इसको अलग से देखेंगे। फिलहाल मैं अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को विशेषताओं के रूप में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी क्यों डाले गए? कल्याणकारी राज्य के रूप में। इनका वर्णन किस में है ये देख लेते हैं। अभी भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन किया गया है डीपीएसपी का। डीपीएसपी को ऑस्टिन ने, इस बात को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, डीपीएसपी को ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा कहा है।
डीपीएसपी को ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ राज्य से मतलब क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब आएगा। यहाँ राज्य से मतलब केवल यूपी, एमपी, बिहार ये चीज़ें नहीं है, कुछ और है, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखेंगे कि ऑस्टिन ने डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा है, ठीक है। और इनको कहाँ से लिया है हम लोगों ने? आयरलैंड के संविधान से। इसको भी नोट कर सकते हैं, कहाँ से लिया गया है ये? आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। नेक्स्ट विशेषता अपने संविधान की, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसको बोलेंगे मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स। ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। क्योंकि जब तक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, अधिकारों का भी महत्व तब है जब आपके पास कर्तव्य है, और कर्तव्य का महत्व तब है जब आपके पास अधिकार होगा, तभी निभा पाएंगे कर्तव्य को। तो इसलिए कर्तव्य को भी इसमें समावेश किया गया है। जब मूल संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे। बाद में एक कमेटी बनाई गई, ये नाम लिखा हुआ है, नोट करेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको बनाया गया। इसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, डेट आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसकी डेट आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे कब हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मूल अधिकारों को जोड़ा गया। जब इनको जोड़ा गया तब इनकी संख्या प्रारंभ में कितनी थी वो मैं बाद में बताऊंगा, और जिन लोगों को पता हो तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, ये अलग से चैप्टर है। फिलहाल इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, और 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको देखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं कि मूल कर्तव्यों को भाग 4 क में जोड़ा गया, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51 क या 51 ए भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो डीपीएसपी हैं इनका आर्टिकल क्या बताया था, 36 से लेके 51 तक, और भाग था इनका 4। मूल कर्तव्य क्या हो गया, भाग 4 का और आर्टिकल 51 का, ये ध्यान रखेंगे। और इस समय इनकी संख्या 11 है, जब ये टॉपिक आएगा डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। नेक्स्ट, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है अपना संविधान। इसको देखते हैं थोड़ा सा कि नम्यता अनम्यता क्या होता है। नम्यता अनम्यता का मिश्रण, या इसको बोल सकते हैं लचीला और कठोर का। अब लचीला कठोर का ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के हिला दिया, लचीला कर दिया, मोड़ दिया, या कुछ पन्ने ऐसे कठोर है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब संशोधन से लिया गया है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कैसी है। जिस संविधान में या जिस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है वो कहलाता है लचीला, कि ये संविधान लचीला है या नम्य है। दो है, सरल होती है उसको हम कह सकते हैं कि ये संविधान लचीला है या नम्य है। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन हो या कह सकते हैं जटिल हो, वो संविधान आपका कठोर संविधान या फिर अनम्य कहलाएगा। अब भारत का संविधान इन दोनों का मिश्रण है, कठोरता का भी और लचीलेपन का भी। तो देखते हैं कैसे। हमारे यहाँ संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 1, साधारण बहुमत द्वारा।
साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत से मेरा मतलब है 10 लोग बैठे हुए हैं, कोई विषय रखा, बोले हाँ साहब कितने सहमत हैं, 6 लोगों ने हाथ उठाया, 4 ने नहीं उठाया, हो गया ठीक है, बोले 6 राजी हैं, 4 मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, संख्या ज्यादा है, साधारण बहुमत हो गया, ठीक है। प्रक्रिया कैसी हुई? लचीली, सरल। तो इसलिए भारत का संविधान कैसा हो गया? लचीला हो गया, नम्य हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा संशोधन एक होता है 2/3 बहुमत के आधार पर। ये कठिन है, जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी किसी विषय पर कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्रक्रिया कैसी हो गई आपकी? कठिन। तीसरा तरीका 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रोसेस कैसे हैं? कठिन है। और ये कैसा था? ऊपर वाला सरल था। तो अपने यहाँ दोनों तरीके हैं, सरल भी है और कठिन भी है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो नम्य है और अनम्य का एक मिश्रण है, या लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र की ओर झुकाव या केंद्राभिमुख संविधान भी कहते हैं इसको। आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। अगर इसको इंग्लिश में लिखें, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, shall be a union of state। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने हिंदी में क्या बताया कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान में या पॉलिटी पढ़ते समय संघ का जो मतलब है वो मोस्टली फेडरल से लगाया जाता है, फेडरल सिस्टम से, जो कि अमेरिका में चलता है। लेकिन अपने यहाँ संघ का क्या मतलब है? यूनियन, यानी कि जो राज्य हैं अपने, इन सबको जोड़ के ही भारत बनता है। अगर किसी एक राज्य को अगर हम भारत से बाहर कर दें तो फिर वो भारत नहीं रहेगा। भारत भारत तभी है जब सभी स्टेट यूनियन है, जुड़े हुए हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 1 में है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात यहीं पे रहते हैं अभी, केंद्र की ओर झुकाव के बारे में। अपने संविधान में 2 तरह के लक्षण पाए जाते हैं। या तो और देशों के संविधान को अगर हम देखें तो 2 टाइप का मामला निकल के आता है। या तो संविधान पूरी तरह से संघात्मक होगा किसी भी देश का, या फिर एकात्मक होगा। अगर संघात्मक है तो राज्यों को भी शक्तियां हैं, केंद्र को भी शक्तियां हैं। अगर संविधान एकात्मक है तो केंद्र सर्वे सर्वा है। अब हमारे यहाँ ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। अब संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं एक एक करके लिख रहा हूं इसमें। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र को भी दी गई हैं कुछ शक्तियां, राज्यों को भी दी गई हैं। वो आगे देखेंगे कौन कौन सी केंद्र के पास है और कौन सी राज्यों के पास है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें लिखेंगे संघात्मक की विशेषता, लिखित संविधान। लिखित संविधान, ये हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा, ये एक विशेषता भी है भारत की कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। नेक्स्ट, संविधान सर्वोच्च है अपने यहाँ, संविधान सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो भी नियम कायदे कानून बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही बनेंगे। ये संविधान सर्वोच्च है अपने यहाँ। नेक्स्ट एक और लिख लेंगे इसमें, स्वतंत्र न्यायपालिका है अपने यहाँ। ये स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है, ये अपना वर्क अलग करती है। सरकार भी इंटरफेयर नहीं करेगी इसमें और न्यायपालिका भी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप लोग के मन में विचार आ रहा होगा कि साहब न्यायपालिका तो सरकार को और सरकार न्यायपालिका को इफेक्ट करती है। वो किस तरह करती है वो हम लोग जब न्यायपालिका पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। लेकिन ये स्वतंत्र है बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब एकात्मक में आते हैं,
इसके भी लक्षण अपने यहाँ दिखाई देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता जो यहाँ लिखा हुआ है, डिस्कस आगे कर देंगे यहाँ पे। इकहरी नागरिकता ये इसका लक्षण है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ये एकात्मकता का लक्षण है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र का मामला हो गया, अब राज्यपाल राज्य का मामला है, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल की, राष्ट्रपति, यानी यहाँ केंद्र का होल्ड है राज्यों के ऊपर। ठीक है, अगला इसमें लिख लेते हैं, नए राज्यों के निर्माण का अधिकार, निर्माण का अधिकार किसको है, संसद को है, यानी केंद्र को है, ऐसे भी कह सकते हैं, केंद्र को है। तो यहां हम देख रहे हैं एकात्मक संविधान हो गया। ठीक है, एक और लिख लेते हैं जिसकी आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना, नियुक्ति करना। ये भी किसका विषय है, केंद्र का विषय है। तो हमें इसमें दोनों चीज दिखाई दे रही हैं अपने संविधान में, और भी हैं इसमें, तो आदि लिख देते हैं, बाद में देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो संघात्मक लक्षण भी दिखाई दे रहा है, एकात्मक लक्षण भी दिखाई दे रहा है, दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि केंद्र का राज्यों पे होल्ड भी है, और कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य अपने आप भी कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा कोरोना आया, डिसीजन कहाँ पहुंच गया, राज्यों से हटके एकदम केंद्र ने, पता होगा सबको, केंद्र ने अपनी गाइडलाइंस जारी की कि राज्य ऐसा करेंगे, राज्य ऐसा करेंगे, और राज्यों ने सब केंद्र की बातों को माना। और तो ये किसका लक्षण था, एकात्मक का लक्षण। उसके बाद लॉकडाउन 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 में क्या हो गया, सब केंद्र ने क्या कहा कि अब राज्य अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। लक्षण कहाँ पे आ गया, संघात्मक हो गए अब हम। ऐसे ही अभी कोई आपदा आ जाए, कोई युद्ध आ जाए, आपातकाल लगाना पड़ जाए, तो पूरी शक्ति कहाँ पहुंच जाती है, हमारी केंद्र के पास। तो यही इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अपने जो संविधान का जो झुकाव है वो केंद्र की ओर है, केंद्राभिमुख है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, और आगे के चैप्टर में इसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे कि और कैसे है। अब बात आती है एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता, इसको देखते हैं। अब थोड़ा नाम से ही पता चल रहा होगा, एकल नागरिकता। अब जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलती है, उसका भी नागरिक है, वो दोनों का नागरिक है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, आप लोग देखते हैं फॉर्म वगैरह भरते हैं, उसमें लिखा आता है कि नागरिकता चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन उसमें लिखेंगे केवल क्या, भारतीय। तो यहाँ एकल नागरिकता से तात्पर्य यही है कि हम सब को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, और वो नागरिकता है भारत की, कि हम सब भारतीय हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहें, चाहे कहीं पर भी रहें, विदेश में भी अगर हम रहेंगे तो अभी कहलाएंगे भारत के ही नागरिक। और ये देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करता है, जो कि टर्म हमने पढ़ा था वहां पे, कहाँ, प्रस्तावना में। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो एकल नागरिकता हम लोगों को मिली हुई है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, हम केवल भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं वयस्क मताधिकार। नाम से ही पता चल रहा होगा कि मत देने का जो अधिकार है वो वयस्क होने पर ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे वयस्क में। जब संविधान बनाया गया था तो उस समय वोट देने की जो आयु थी वो न्यूनतम थी 21 ईयर्स। 21 वर्ष का कोई व्यक्ति होता था वही वोट दे सकता था केवल। कहने का मतलब है न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट किया गया, 61वां संविधान संशोधन, 61वां नोट करेंगे इसको, 61वां संशोधन किया गया, और ये हुआ था 1989 में। इसको नोट करेंगे। इसके द्वारा वोट देने की आयु या मताधिकार की आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष।
और ये अभी तक यही चली आ रही है। इसीलिए 18 साल का जैसे ही कोई व्यक्ति होता है तो वो एडल्ट मान लिया जाता है, ठीक है, वयस्क मान लिया जाता है। तो अपने यहाँ वयस्क मताधिकार दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है अपने संविधान की। तो यहाँ बात जो याद रखने योग्य है वो ये कि प्रारंभ में जब संविधान बना था तो 21 वर्ष थी न्यूनतम आयु वोट देने की। 61वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है, ये भी हो गया। इसके बाद देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। इसको इनडायरेक्ट रूप में हम पहले भी देख ही चुके हैं कि संविधान की सर्वोच्चता कि अपने यहाँ संविधान सुप्रीम है। जो भी नियम कायदे कानून सरकार बनाएगी वो संविधान को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगी। ऐसा नहीं है कि संविधान को ताक पर रख दिया और नियम कायदे कानून बना दिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने यहाँ कानून व्यवस्था चलती है और कानून भी उसी के अनुसार बनते हैं। इसलिए अपना संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। नेक्स्ट, आपातकालीन उपबंध, ये भी एक विशेषता है अपने संविधान की। ये एक अलग चैप्टर भी है आपातकालीन उपबंध। इसमें क्या है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इमरजेंसी, आपातकाल को। तो अपने यहाँ 3 तरह का आपातकाल चलता है। एक आर्टिकल 352 में जब कोई बाहरी देश हम पे आक्रमण कर दे या अपने देश के अंदर ही कोई दिक्कत हो जाए, इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, तो 352 इम्पोज कर दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 356 सुना होगा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। जब किसी राज्य की सरकार शासन चलाने में विफल हो जाती है या संविधान के अनुरूप शासन नहीं चला पाती है तो राज्यपाल की अनुमति से राष्ट्रपति इसको राज्यों में इम्पोज कर देता है, जिसको राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। इसको भी पूरा चैप्टर वहाँ बाद में डिस्कस करेंगे, देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट एक आपात और है 360, इसको बोलते हैं हम लोग वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, तो ये 3 आपात हैं। इसमें से जब ये वाला आपातकाल इम्पोज होता है ऊपर वाला, तो पूरी व्यवस्थाएं केंद्र अपने हाथ में ले लेता है देश की। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो इससे पहले हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि केंद्राभिमुख संविधान है अपना, केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो इसको हम वहां पर भी लिंक कर सकते हैं कि जब आर्टिकल 352 इम्पोज होगा तो सारी व्यवस्थाएं, सारी ताकत किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास। तो यहाँ पे अपना संविधान कैसा हो जाता है, फिर एकात्मक हो जाता है, संघात्मक नहीं रहता है। इस तरह से ये सब भारतीय संविधान की विशेषता थी। उम्मीद है आप सबको ये सब समझ में आ गई होंगी बातें। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब जो प्रस्तावना हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ी थी और आज हमने पढ़ा भारत की ये संविधान की विशेषताएं। अगले वीडियोस में इन दोनों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखेंगे, टॉपिक तैयार करके रखें। अगला वीडियो आपके सामने इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन को लेकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।